मेरे मालिक ने ऐलान किया कि जो लड़की मेरे साथ स्विमिंग पूल पर तैराकी करेगी, मैं उसे 5 लाख इनाम दूंगा। मैं कई सालों से मालिक के घर पर काम कर रही थी। मैं 5 लाख सुनकर लालच में आ गई और ऑफर स्वीकार कर ली और स्विमिंग पूल वाला सूट पहनकर पूल में उतर गई। थोड़ी देर बाद देखकर मेरी चीखें निकल गई जब स्विमिंग पूल में आज सुबह से ही बहुत गर्मी थी। मैं अपने काम से फ्री होकर बाहर स्विमिंग पूल पर आकर बैठ गई। गर्मी की शिद्दत से मेरा जिस्म ही तप रहा था। मैंने अपने पैर जूतों से आज़ाद किए और पानी में डालकर बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी जब घर का मेन गेट खुला और मालिक वापस आ गया। मेरा मालिक अरबी था, उसका नाम जॉन था। मैं फटाफट पूल से पैर बाहर निकलकर उसके लिए खड़ी हो गई। मालिक घर अंदर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही घर के अंदर चली आई। उसने मुझे बुरी तौर पर नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया, जबकि पीछे मैं हाथ मसलते रह गई। मैं जितना मालिक के करीब जाने की कोशिश करती थी वो मुझसे उतना ही दूर जाता था, मगर क्यों इस बात का जवाब मैं अभी तक नहीं समझ पाई थी। मुझे यहाँ दुबई में आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में मैं उस अरबी के घर में काम कर रही थी। यह मेरी मजबूरी थी, मगर अब 1 महीने में ही मैं उस मालिक के साथ शादी के ख्वाब बुनने लगी थी। मेरे घर में बहुत गरीबी थी और भाई ने अपनी गैरेज को गिरवी डालते हुए एक एजेंट से बात करते हुए मुझे बाहर के देश भेजने की बहुत कोशिश की कि शायद मेरी कहीं नौकरी लग जाए। वैसे भी मैंने बीए किया हुआ था तो भाई समझता था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आजकल के ज़माने में बीए पढ़े को कौन स्वीकार करता है। बड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे नौकरानी की नौकरी मिल गई थी, वह भी दुबई में। जॉन के घर पर माँ मुझे यहाँ नहीं भेजना चाहती थी, मगर भाई ने माँ के साथ जिद लगाकर मुझे यहाँ पर भेजा कि सारी उम्र ऐसे ही बैठेगी क्या, चलो डिग्री काम नहीं आ रही है, नौकरी तो मिल रही है वही कर ले। वहाँ लड़कों की कोई नौकरी नहीं मिलती, वरना मैं चला जाता। मैंने भी भाई की भरपूर सहायता की क्योंकि मैं भी इस अजीब सी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहती थी और फिर यहाँ आ गई। इस 1 माह में मैंने फैसला कर लिया था कि किसी भी सूरत में इस मालिक को अपने जाल में फंसाकर शादी करके रहूँगी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, मगर मैं अब दुबई से वापस नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी जो ऐशो आराम मुझे इस मालदार अरबी के घर मिलता था वह और कहीं भी नहीं मिल सकता था। मैं वहीं लॉन्च में बैठ गई और अरबी के कमरे से बाहर निकलने की इंतज़ार करने लगी। अगर उसे कुछ चाहिए हो तो मैं फटाफट उसे थमा दूँ। काफ़ी देर बाद वो कमरे से निकला तो मैं जल्दी से उसके पास गई और पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसने नागवारी से मुझे देखते हुए मुंह मोड़ लिया और वहाँ से चला गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं शर्मिंदा सी होकर रह गई, लेकिन खुद को दिलासा देने लगी कि इन सब कामों में यही कुछ चलता है। एक बार मैं उसकी बीबी बनकर यहाँ की मालकिन बन गई तो फिर मेरे ठाट बाट देखने वाले होंगे। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर ही हुई थी मुझे लेटे जब मेरे कमरे की बेल बजी। मैं जल्दी से उठकर बाहर को दौड़ लगाई क्योंकि यह बेल उस अरबी ने अपनी किसी काम के लिए बजाई थी और सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ पर सारी नौकरानियाँ जमा थी। मैं भी जाकर कतार में लग गई। कुछ देर बाद अरबी आया और उसने हम सबको बताया कि मेरी बेटी आ रही है और उसका सबने ही भरपूर ख्याल रखना है। मुझे किसी भी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यह खबर मेरे लिए बिल्कुल खुशी की नहीं थी। मैंने चौंक कर अरबी और बाकी नौकरानियों को देखा, मगर वह सब नॉर्मल अंदाज में खड़ी थी। अरबी भी यह बात ऐसे कर रहा था जैसे मालूम की बात हो, मगर मैंने कभी भी किसी से नहीं सुना था कि उसकी कोई बेटी भी है। अपने घर में वह बिल्कुल अकेला रहता था तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि वह शादीशुदा होगा। सारी हिदायत देने के बाद वह वापस अपने क्वार्टर में चले आए। बाकी तमाम नौकरानियां भी यहाँ पर नहीं थी और यह बात अब खुली थी कि अरबी ने अपनी बेटी की वजह से ही सारे नौकरों को 1 महीना पहले रखा था। वह हॉस्टल में रहती थी, मगर अब वह इसी घर में रहेगी और ख़ासकर बेटी की वजह से उसने औरत को ही नौकरानियां ही रखी थी। यह खबर सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया। मुझे अपने ख्वाबों पर पानी फिरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और तैयार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब तो मैं हर सूरत उस अरबी से ही शादी करूंगी। बेटी है तो क्या मतलब, बीवी तो नहीं है ना।
वह मर चुकी है, मगर अब उसकी बीवी और यहाँ की मालकिन मैं ही बनूंगी। ठीक 2 दिन बाद अरबी की बेटी वहाँ रहने के लिए आ गई। वह खूबसूरत थी, मगर मुझे उससे एक तरह की जलन महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे हक पर डाका डाल दिया है। लेकिन मैं गलत थी। उसके आते ही अरबी भी घर पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकने लगा और हम नौकरों की भी हर वक्त डर लगती रहती थी। मैं जितना अरबी का ख्याल रखती थी, यह देखते हुए उसने मुझे अपनी बेटी की खास नौकरानी बना दिया, जो मेरे लिए तकलीफ दे था। मगर खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मैं हर वक्त उसके साथ रहती और एक तरफ से खुश भी थी कि शायद मेरा यही वजह मुझे अरबी के सामने ले आए, मगर उसे तो जैसे मेरे वजूद से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक रोज़ मैंने देखा कि अरबी की बेटी कमरे का दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। मुझे देखने की भी इच्छा होने लगा और मेरा दिमाग बार बार किसी अनहोनी की तरफ इशारा भी कर रही थी। मैं दूसरे कमरे में चली आई और उसकी बालकनी से अरबी की बेटी के कमरे में झांकने लगी। लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने मालिक की बेटी को कमरे में किसी मर्द के साथ देखा था। वह एक बड़ी उम्र का मर्द था, जबकि मालकिन की बेटी वो मुमकिन से 18-19 साल की होगी। मैं समझ गई कि इसने इस मर्द को घर पर क्यों बुलाया है, लेकिन इसने इस बूढ़े में देखा क्या? तभी मुझे अपना ख्याल आया। वह अरबी भी 50 साल से ऊपर था। अगर मुझे 25 साल की लड़की को 50 साल के मर्द से मोहब्बत हो सकती है, तो मालिक की बेटी के लिए यह कहाँ से अनहोनी हुई? खैर, मैंने फैसला कर लिया, शाम को अरबी जैसे ही घर आएगा उसे उसकी बेटी की करतूतों से आगाह करूंगी। शायद इसी तरह मैं मालिक की नज़रों में मेरा अहमियत बढ़ जाएगी। खैर, शाम को अरबी घर वापस आया तो मैंने अकेले में उसे जो देखा था सब कुछ बता दिया। उसने मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर अपनी बेटी को बुला लिया और पूछा, क्या यह हकीकत है? यह सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर वह कहती नहीं तो भला मेरी क्या इज्जत रह जानी थी? मगर उसने मुंह पर जवाब दिया और बोली, जी ऐसा ही है। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। शुक्र है यह लड़की अपने बयान से भागी तो नहीं थी, मगर उसकी अगली बात ने मुझ पर गड्ढों मिट्टी डाल दी थी। मालिक की बेटी ने मालिक को बताया कि वह मेरा सर है, मुझे आगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसे एडमिशन की तैयारी के लिए मैंने उस आदमी को बुलाया था। यह सुनकर मालिक ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मैं तुम्हें पहली और आखिरी गलती समझ रहा हूँ। घर के एक लोगों की शिकायत दूसरे लोगों को लगाना छोड़ दो, इसी में तुम्हारा फायदा है। मैं चुप कर गई, अब कहती भी क्या। खैर, जब मैं कमरे से बाहर आई तो मालिक की बेटी मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, पापा ने तुम्हें मेरी खास नौकरानी रखा है, उनका खास कैमरा बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि इसी में तुम्हारे लिए भलाई और बेहतरीन है। मैं चुप खड़ी रही। जब गलती की थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुल रही थी। मुझे यकीन था कि वह आदमी इसका कोई सर नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। उधर मालिक की बेटी भी मुझसे खिजी खिजी रहने लगी थी। मैं इसका कोई काम करने जाती तो वह मुझे भेज देती और दूसरी किसी नौकरानी को बुला लेती। मुझे बुरा तो लगता, मगर मैं जानती थी कि इस सब की वजह का वह शिकायत है जो मैंने मालिक को लगाई थी। मेरे दिल में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि मालिक भी पहले तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान मुझ पर देता था, मगर अब वह भी पूरी तौर पर ख़त्म हो गया था। लेकिन वह मुझे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 2 साल से पहले निकाल नहीं सकता था, और यह मेरे लिए अच्छा था। मैं एक रोज़ अपने क्वार्टर की छत पर चली आई। तन्हाई में बैठने का दिल कर रहा था। नीचे हर वक्त नौकरानियों की बातें सुनकर बोर होती। मुझे माँ की बात भी याद आ रही थी। मैं छत पर आई तो हैरान रह गई। वहाँ से थोड़ा दूर नीचे मालिक की बेटी उसी मर्द के साथ दरख्त की छांव में बैठी थी। रहने को तो वह किताबें लेकर बैठी थी, मगर उस शख्स ने मालिक की बेटी का हाथ थाम रखा था और उसे कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर वह शर्माने लगी। अब तो मेरे शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर मालिक की बेटी की वीडियो बना ली। मेरे हाथ एक अच्छी चीज़ लग चुकी थी। अब तो मालिक कभी भी मेरा बात को रद्द नहीं कर सकेगा। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी उड़कर उसी वक्त अरबी के पास जाऊं और उसे हकीकत से आगाह करूं। यह भी बताऊंगी मैं पहले भी गलत नहीं थी, तुम्हारी बेटी सच में ही ऐसे काम करती फिर रही है। मैं नीचे आई, मगर अरबी घर पर मौजूद तो था नहीं। मगर मेरे नीचे पहुंचते ही वह गाड़ी पर बैठा और चला गया। मुझे अफसोस सा होने लगा कि अगर 2 मिनट पहले आ जाती तो शायद उससे बात कर पाती। मैं वही स्विमिंग पूल पर बैठकर उसकी
वापसी का इंतज़ार करने लगी, मगर काफ़ी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो मैं उठकर अंदर आ गई। वहाँ मालिक की बेटी खड़ी थी, किसी नौकरानी को खाने का डिश बनाने का हिदायत दे रही थी। मैंने पूछा, मालिक साहब वापस घर कब लौटेंगे? उसने हैरानी से मुझे देखा और फिर नौकरानी को एक दो बातें कहकर वह पूरी की पूरी मेरी तरफ घूमी और बोली, क्यों, तुम उनकी बीवी हो जो तुम्हें इस सब की खबर दूं? जब आना होगा आ जाएंगे, ज़्यादा बेताबिया मत दिखाओ। मगर आज मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मैं तंजे हंसी के साथ कहती, आज जो कुछ मैं उन्हें बताऊंगी और दिखाऊंगी, शायद वह मुझे अपनी बीबी बनाने का फैसला कल ही लेंगे। मालिक की बेटी ने मेरा बाजू दबोच कर अपने कमरे में ले आई। वहां जाकर तकरीबन धक्का देते हुए बोली, तुम अपनी औकात में रहा करो। यह नौकरानी बनकर आई हो तो वही रहो, इससे ज़्यादा कुछ बनने के ख्वाब ना देखो तो बेहतर होगा। मैंने सोचा शायद मालिक पहले की तरह मेरी बात का यकीन ना करें। क्यों ना मैं उसकी बेटी को ही ब्लैकमेल करूं और उसे अपना काम निकलवाऊं। यह सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। मैंने दो टूक लहजे में कहा, देखो बेबी, तुम तो शादी करके इस घर से चली जाओगी, पीछे तुम्हारे बाप को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इस तरह सोचना, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, आखिर मुझ में कमी क्या है? तो वह चुप करके मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। तो मैं मोबाइल चलाकर वह वीडियो उसके सामने कर दी और कहा कि मैं यह मालिक को दिखाना चाहती थी, मगर अब नहीं दिखाऊंगी। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो वीडियो देखकर पहले तो चौंकी थी, मगर फिर धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा चलो जाओ। अब मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या वाकई वो मान गई थी? मैं चुपचाप वापस बाहर चली आई। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन बार बार निगाहों के सामने उसकी व्यंग सी मुस्कुराहट आ रही थी। और उसका भला क्या मतलब हुआ? बहुत सोचने के बाद भी मैं कुछ हजम नहीं कर सकी, तो इस बात पर मट्टी डाल दी और बस अपनी शादी के ख्वाब बनने लगी। घर वापस आया तो मैंने उसके चारों तरफ फिरना शुरू कर दिया। वह हैरान तो हुआ, मगर हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके अपनी बेटी के कमरे में चला गया। वह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। इतने थोड़े से दौराने में यह बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी, मगर एक बार मेरी शादी हो जाती तो उससे दुगुनी मोहब्बत वह मुझसे करेगा, यह सोचकर दिल खुश हो जाता था। मैं किचन में आ गई। कुछ देर बाद मालिक कमरे से बाहर निकला तो मुझे घूर कर देखा, फिर अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत हैरान हुई कि इसे क्या हुआ था। कहीं उसकी बेटी तो कुछ नहीं बता दिया। मैं तेज़ तेज़ कदमों उठाते हुए अब उसकी बेटी के कमरे की तरफ गई। मैं उसके कमरे में गई तो उसने भी नागवारी से मुझे देखा, मगर चुप रही। मैंने शांत लहजे में पूछा, क्या बताया तुमने मालिक को? और बोली, मैं क्यों भला कुछ बताने लगी? या तो तुम्हारी फुर्तियाँ हैं जो तुम पापा को दिखा रही हो। मैंने ना समझी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वह तंज करते हुए बोली, यह तुम हर वक्त पापा के आसपास होती रहती हो, इसे कम करो, कुछ और काम उनके सामने आया करो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा भी चढ़ा। मैंने कहा, देखो बेबी, कुछ देर पहले हम दोनों ने तय किया था एक दूसरे की मदद करने का। तुम मेरी अपने बाप से शादी करवा दो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, मेरा वादा रहा। वो उखड़े हुए लहजे में बोली, हाँ सुन चुकी हूँ मैं, अब जाओ यहाँ से, प्लीज़ दोबारा दिमाग खाने मत आना। मुझे उसका लहजा बहुत बुरा लगा। मैं कमरे से तो बाहर आ गई, मगर मेरे अंदर एक ऐसी आग लगी थी जो बुझाने में भी नहीं आ रही थी। उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे लहजे में बात करने की? पहले की बात और थी, मगर अब तो वह जानती थी कि उसकी वीडियो मेरे पास है। मेरे अंदर आग जल रहे थे। मैं गुस्से से आकर मालिक के कमरे में चली आई। सोचा जो होगा देखा जाएगा, मगर मुझे फ़िलहाल बदला लेना था। उसके कमरे में जाने के बाद अरबी ने गुस्से से मुझे देखा, क्योंकि उसे किसी भी नौकरानी का उसकी मौजूदगी में कमरे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, या मैं भी जिसने पहली बार यह ज़रूरत की थी। मगर मुझे फ़िलहाल अपना गुस्सा ठंडा करना था और इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मुझे चुप खड़े देखकर मालिक ने पूछा, क्या दिक्कत है जो तुम मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार नहीं कर सकी? उसके लहजे में सख्त थी, मगर मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी और कहा, आपने पहले भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। यह देख लें, अपनी आंखों से देखें, आपकी बेटी ने
अपने सर का हाथ जिस अंदाज में थाम रखा है, भला यह कोई सर और स्टूडेंट का रिश्ता लग रहा है आपको? वह खामोश निगाहों से मुझे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सब सच है? मैं अंदर तक शांत हो गई। मालिक को मेरी बातों का यकीन आ रहा था। आप तो उस लड़की की खैर नहीं। मैंने थोड़ा करीब होकर कहा, मालिक साहब, बेबी सही रास्ते पर नहीं चल रही है, आपको उसकी तरफ ध्यान देनी चाहिए। यह सुनकर मालिक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और सोने के लिए लेट गया। उसने मुझे इशारा किया था कि उसे अब सोना है। शो मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी थी, जो संभाले नहीं संभल रही थी। मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी। अगले रोज़ सब नौकरानियों से पहले ही क्वार्टर से निकलकर घर में आ गई, मगर हैरान रह गई जब मैंने बाहर लॉन में दोनों बाप बेटी को मुस्कुराते हुए वॉक करते देखा। मेरे तो तन बदन में आग लग चुकी थी। भला बाप ऐसे भी बेगैरत होते हैं? जब बेटी के करतूतों को सच्चाई दिखाई तो भी इसके बावजूद बेटी के साथ इतना हंसी खुशी। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। तभी वो दोनों अंदर आ गए। बेबी ने मुझे जूस लाने का बोला। मैं जल्दी कुर्ती जूस लेने गई थी। वापस आई तब भी दोनों बाप बेटी फ्रेश थे। जूस उठाते हुए बेबी ने मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखा और बोली, आज मेरे मंगेतर के खाने पर आ रहे हैं, आज अच्छा से खाना तैयार करवाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह सुनकर एक सरसरी सी मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने हैरानी से पहले बेबी और फिर मालिक को देखा तो मालिक के बजाय मेरी बीवी खुद ही बोल उठी। अभी हमने यह बात वैसे डिस्क्लोज नहीं की थी, मगर अब चूंकि मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है तो पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। वही है मेरे मंगेतर जो मुझे पढ़ाने आते हैं। वह शहर के बहुत बड़े रईस हैं, खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो खुद भी चले आते हैं। तकरीबन साल भर हो गए हैं हमारी मंगनी हुए। क्यों पापा? इस बात पर मालिक ने भी सर हिला दिया तो मुझ पर पानी फिर गया। इससे पहले मैं वापस जाती बेबी भी मेरे साथ किचन में चले आए और जताते हुए अंदाज में बोले, काश तुम पापा को भी ये वीडियो ना दिखाती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती, मगर अब मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। बस 1-2 माह रह गए, अपनी नौकरी अच्छे से करो और हमारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। तुम होती ऐसे हो, फ्रॉड, धोखा देने वाले। इसके अलावा भी वह जाते हुए मुझे वो 2-4 गालियाँ देते हुए चली गई। मुझे सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ महसूस हुआ। मैं समझ गई थी कि अब जब तक बेबी है मैं किसी तौर पर भी मालिक को हासिल नहीं कर सकूंगी। रात को उसका मंगेतर आया और सब लोग बहुत खुश थे, मगर मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई थी जिसे चाहने के बावजूद भी मैं बुझा नहीं पा रही थी। सारे कामों से फ्री होकर मैं अपने क्वार्टर घर में चली आई। मेहमान भी जा चुके थे। मैंने देखा बेबी स्विमिंग पूल में तैराकी कर रही थी। मुझे भी तैराकी आती थी, बचपन में नहर पर बहुत नहाती थी तो वहीं पर तैराकी भी आ गई थी। मुझे उसके वजूद से चिढ़ हो चुकी थी तो मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। अगली सुबह हम लोग उठे तो सब नौकरानियों ने शोर मचा दिया। मैं भी शोर की सीमत गई तो देखा बेबी स्विमिंग पूल में मरी पड़ी थी, जबकि मालिक दहाड़े मार कर रो रहा था। यह बेटी उसका कुल की इकलौती बेटी थी। वह चीखते हुए पूछ रहा था कि किसने मारा है मेरी बेटी को, सामने आओ। मगर वहाँ भला कौन मारने की जुर्रत कर सकता था? अलबत्ता मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी थी, सिर्फ इसी वजह से कि मालकिन मुझ पर ध्यान नहीं देता था। खैर पुलिस आई और पूछताछ की। मुझे क्या पता चलती, किसी नौकरानी को भी इसकी खबर नहीं थी। खैर 1 हफ्ते बाद ही मामला भी ठंडा पड़ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जो कुछ हुआ सही टाइम पर मौत का मजा चखा बेबी ने। अब जब उसके पास कोई नहीं होगा तो मैं उसे मोहब्बत दूंगी, फिर वह मेरा दीवाना बन जाएगा। आखिर मर्द जात कब तक अकेला रह सकता है? भले यह सोचकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं अब मालिक को पहले से भी ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। अक्सर हैरत से वह मुझे देखता और फिर देखता ही रह जाता, नजरें ही नहीं मोड़ता था। मैं समझ गई थी कि वह मेरी मोहब्बत में पागल हो गया है। इस बात को महीना हो गया तो अरबी भी वापस नॉर्मल होने लगा। ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था। अगर घर आता तो फिर भी उसकी सेवा करना शुरू कर देती थी। एक रोज़ अरबी ने सब नौकरानियों को लॉन में जमा किया और कहा, जो लड़की मेरे साथ स्विमिंग पूल में तैराकी करेगी मैं उसे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रकम यह सुनकर सब नौकरानियों में खलबली सी मच गई, मगर कोई भी आगे ना बढ़ी क्योंकि वह सभी मिडिल क्लास की थी और मिडिल क्लास लड़कियां कहाँ तैराकी जानती है। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई और सोचा बेबी का मरना मेरे हक में तो बेहतर ही साबित होगा। भले ही अब यह अरबी मुझसे शादी करे या ना करे,
फिर भी मैं तो अमीर हो जाऊंगी, फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर करूंगी। मैंने इसी काम के लिए तो हामी भरी, तो वह भी चौंक गया। मगर फिर वो स्विमिंग पूल में उतरा तो मैं भी कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पीछे ही स्विमिंग पूल में उतर गई। लेकिन जैसे ही तैरकर मालिक तक पहुंची, उसने मेरी गर्दन दबोच ली। मैं बेहताशा फड़फड़ाने लगी। आसपास बाकी नौकरानियां भी थी। मैं मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, मगर किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तभी अरबी मुझे लेकर स्विमिंग पूल से बाहर आया और गुर्रा कर बोला, ऐसा ही मारा था ना तुमने मेरी बेटी को, उसकी गर्दन को दबोच कर? क्यों, याद आया कुछ? यह सुनकर मेरी तो हवाइयाँ ही उड़ गई। मैंने सही में निगाहों से अरबी को देखा तो उस वक्त वह किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। हाँ, वह सच कह रहा था। उस रात मैंने जब बीवी को तैराकी करते देखा तो मैं भी पूल में उतर गई। उस जगह की अच्छी बात यह थी कि उस तरफ कोई कैमरा नहीं था, तो मैंने बड़ी आसानी से बीवी को पकड़कर गला दबोचकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने यह बात साबित कर दी थी कि बीवी का कत्ल हुआ है। अरबी को मुझ पर शक था, क्योंकि बीबी मेरी शादी करने की ख्वाहिश और सब बातें पहले से ही अरबी को बता चुकी थी। फिर उसने बड़े तरीके से सब नौकरानियों के सामने मुझे अपने जाल में फंसाया था। मैं उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, मगर वह मुझे ठोकर मारकर दूर होता चला गया। तभी पुलिस भी आ गई। आज मुझे कई साल हो गए, मैं जेल में ही सड़ रही हूँ, सिर्फ अपने लालच की वजह से। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कभी भी लालच ना करें, क्योंकि फिर यह आपको कहीं का नहीं छोड़ता। अगर मैं 2 साल काम करती, फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लेती, तो अच्छी तनख्वाह हर माह मिलती रहती, जो इस जिल्लत और गुनाह की ज़िंदगी से कई दर्जे बेहतर था। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।